अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 11 का, दैट इज़ मेजरमेंट एंड डायमेंशंस। सिंध बोर्ड के अंदर यही चैप्टर द स्कोप ऑफ फिज़िक्स के नाम से मौजूद है अभी तक। कल को किताब चेंज हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। और बाकी तमाम बोर्ड्स के अंदर ये चैप्टर सिर्फ मेजरमेंट्स के नाम से। इसमें पढ़ना क्या क्या है हमने, मेजरमेंट, डायमेंशंस, एरर्स, अनसर्टेनिटीज़ वगैरह वगैरह, ठीक है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस की थी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी टाइप के यूनिट्स होते हैं, कौन कौन सी टाइप की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। आज की क्लास में हमने क्या करना है, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, हमने डायमेंशंस को पढ़ना है, डायमेंशनल एनालिसिस को सीखना है कि कैसे आप डायमेंशनल एनालिसिस करते हो, या आप डायमेंशंस कैसे मालूम करते हो, या डायमेंशनल फार्मूला कैसे ड्राइव करते हो। एक बड़ा टॉपिक है, एक नया टॉपिक है, आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा, तो टेंशन नहीं है, आसान टॉपिक है, पढ़ेंगे सीखेंगे इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कॉपी निकालो और नोट्स बनाना साथ साथ शुरू हो जाओ। देखो भाई, नोट्स बनाना अपने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो हेडिंग लगा लो, इंट्रोडक्शन टू डायमेंशंस। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था और हमने ये बात पढ़ी थी कि आप कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हो ना विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, मास है, लेंथ है, टाइम है, ह्यूमिडिटी है, वो सब क्या कहलाती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिज़िकल क्वांटिटी को हमने डिफ़ाइन किया था दो कैटेगरीज़ के अंदर। हमने बात की थी, एक होती है जनाब बेस क्वांटिटी, एक बात की थी हमने कौन सी होती है जनाब, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फिर हमने ये भी देखा था कि बेस क्वांटिटी के यूनिट्स बेस यूनिट्स होते हैं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, ड्राइव यूनिट्स होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी देखे थे, वो अलग चीज़ थी, ठीक है। फिर हमने देखा था कि हम लोग पूरे फिजिक्स के अंदर जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो करेंगे वो कौन सा फॉलो करेंगे, SI, सिस्टम इंटरनेशनल। इसके अलावा भी हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखे थे, हमने MKS सिस्टम देखा था, इसी तरह से हमने CGS सिस्टम देखा था और हमने FPS सिस्टम देखा था। MKS लेंथ मास टाइम फंडामेंटल थे, CGS में भी लेंथ मास टाइम फंडामेंटल थे, FPS के अंदर लेंथ फोर्स और टाइम फंडामेंटल थे। पाउंड फोर्स का सिंबल है या फोर्स का यूनिट है, सॉरी। FPS के अंदर हमने देखा था कि SI सिस्टम जो है ये MKS का ही एक एडवांस वर्जन है। MKS के अंदर सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी ना, लेंथ, मास, टाइम। SI में आपके पास लेंथ, मास, टाइम के अलावा टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और करंट, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में शामिल होती हैं। ये बात हमने पढ़ी थी। ये सब बेस क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड करंट। ये सारी की सारी क्वांटिटी हमारे पास किस में काउंट होती हैं, बेस क्वांटिटी में काउंट होती हैं, SI के अंदर, जिसको हम लोग अपना सिस्टम फिजिक्स के अंदर लेकर चलते हैं। हमने ये बात भी की थी कि हमारे पास इन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स के अंदर, वो 100 हों, 1000 हों या 1 लाख क्वांटिटीज़ हों, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सब इनसे मिलकर बनती हैं और वो क्या कहलाती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़। हमने मिसाल ली थी कि मिसाल के तौर पर आपके पास फोर्स है। हमने कहा फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है जो कि प्रोडक्ट रूल के ज़रिए हासिल की गई है। क्यों भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M/A। मास एक फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन दूसरी फिजिकल क्वांटिटी। तो आपने जनाबे वाला जब मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया, इनका प्रोडक्ट लिया, तो बेसिकली ये किस में कन्वर्ट हो गया, फोर्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक ड्राइव क्वांटिटी है। बिल्कुल ऐसे ही हमने बात की थी वर्क डन की। वर्क डन हमारे पास क्या था जनाब, वर्क डन हमारे पास था फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट या फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। अब आपने क्या करा, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, वर्क डन, जो कि एक और फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से हमने बात की थी पावर की। पावर हमारे पास क्या थी जनाब, पावर हमारे पास थी वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन एक फिजिकल क्वांटिटी, टाइम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, आपने डिवाइड किया तो इनका जो आंसर आ रहा है और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम क्वोशंट कहते हैं। ये सब चीज़ें हमने बच्चे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हुई हैं। कोई मसला हो
यूट्यूब पर जाके टाइप करो मेजरमेंट 01 बिलाल ज़िया, आपको ये मिल जाएगा। ठीक हो गया। चलो, पावर हमारे पास एक और कौन सी हो गई, ये ड्राइव क्वांटिटी हो गई। ये सारी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ थी ये। ठीक है, अब आते हैं जनाबे वाला हम लोग किसकी तरफ, डायमेंशंस की तरफ। क्या होती है जनाबे वाला डायमेंशंस? देखो, अब देखो हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ को आप अलग अलग तरह से मेजर कर सकते हो। लेंथ को आप मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, और लेंथ को आप सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, फिट में भी कर सकते हो, इंच में भी कर सकते हो। मतलब आप इन तमाम तरीक़ों से लेंथ को मेजर कर सकते हो। लाइट ईयर में भी कर सकते हो। याद रखना है, जो लाइट ईयर होता है ना हमारे पास, लाइट ईयर, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो लाइट ईयर जनाबे वाला किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो आपके पास कहलाएगा लाइट ईयर। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। बचपन में कभी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, S=V/T, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम की जगह पे आपने 1 ईयर का इक्विवेलेंट रख देना है, मतलब एक ईयर में जितने सेकंड्स हैं वो यहाँ रख देना। स्पीड ऑफ लाइट तो पता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसको पुट करना। तो अल्टीमेटली आपको ये मिल जाएगा कि एक लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं था। अब डायमेंशंस क्या होती हैं? आप लेंथ को किसी भी यूनिट में मेजर कर सकते हो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फिट, इंच, लाइट ईयर, सब में आएगी लेंथ। तो क्यों ना एक स्टैंडर्ड सिंबल बना लिया जाए, स्टैंडर्ड सिंबल बना लिया जाए कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लेंथ के बारे में बात हो, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर बात हो रही हो, उसका सिंबल वो कांस्टेंट हो जाए, लेंथ सिंबल। तो ये चीज़ होती है हमारे पास डायमेंशन। ठीक है, अभी समझते जो आहिस्ता आहिस्ता सारे राज खुलते जाएंगे डायमेंशन के। मतलब जैसे लेंथ है ना, लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? एल यूज़ कर रहे हैं। और डायमेंशन जब भी हम यूज़ करते हैं ना, हम लोग साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो बेसिकली ये डायमेंशन है हमारे पास किसकी? लेंथ की। अब पहली आपने डायमेंशन की डेफिनेशन क्या सीखी कि डायमेंशन क्या है? डायमेंशन एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी क्वांटिटी की। ठीक हो गया। मतलब आप लेंथ को किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखो, उसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम किससे कर रहे होंगे? एल से। ऐसे ही मास को आप मिलीग्राम में लो, किलोग्राम में लो, ग्राम में लो, किसी भी उसमें लेते चलो, हम मास को जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मास को जो हम डायमेंशन के अंदर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो ऐसे कैपिटल एम से कर रहे होंगे। ये इसकी डायमेंशन हो गई। सर अब ड्राइव क्वांटिटी में क्या सीन होगा? अब समझते जाओ जरा भी। देखो डायमेंशन का एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने ड्राइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। नहीं समझ में आया? मैं फिर रिपीट करता हूं। अभी हमने बात की जो ड्राइव क्वांटिटी थी वो बेसिकली क्या थी? जो ड्राइव क्वांटिटी थी वो आपके पास बेस क्वांटिटी से मिलके बनती है। तो ड्राइव क्वांटिटी कौन कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलाकर बनाई गई है वो कौन बताता है आपको? डायमेंशन। आई रिपीट, ड्राइव क्वांटिटी, फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है, ये कौन कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है वो कौन बताता है आपको? डायमेंशंस। एक मिसाल समझते हैं, देन वी विल कम बैक, उससे आपको और कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा। देखो मिसाल के तौर पे सबसे पहले मुझे वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक हो गया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, ये सब लेंथ है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ, इनिशियल से फाइनल तक स्ट्रेट लाइन में। डिस्टेंस क्या है? लेंथ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान की लेंथ। तो इसका मतलब इसकी जो डायमेंशन होगी, अगर मैं डायमेंशन मालूम कर रहा हूँ वेलोसिटी की, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल। और टाइम टी है, टी की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। तो क्या बन गया जनाबे वाला? ये बन गई मेरे पास एल टी इनवर्स। क्या डायमेंशन बन गई वेलोसिटी की? एल टी इनवर्स। अब ज़रा समझो मैं क्या बात बोल रहा था, फिर डायमेंशन की डेफिनेशन में दोबारा बताऊंगा। देखो मैंने कहा कोई भी ड्राइव क्वांटिटी को अगर आपने बेस क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस करना है तो ये डायमेंशंस के थ्रू होता है। वेलोसिटी इज अ ड्राइव क्वांटिटी, कौन कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलके बनी है? लेंथ से और टाइम से। बात समझ आ गई? वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है जो लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है। सेट हो गया? ये चीज़ हमें समझ में आ गई। चलो एक और मिसाल से ना बात को मज़ीद क्लियर करते हैं।
सपोज कर लें मुझे एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी है। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अब वेलोसिटी की डायमेंशन वो स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं, ठीक है, वो मैं नहीं लगा रहा लेकिन समझ में आना चाहिए बस। एल टी इनवर्स अपॉन में टाइम की डायमेंशन क्या है? टी। जब ये टी, अभी टी के ऊपर पावर क्या है यहाँ पे? 1। जब ये टी ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी जनाबे वाला? -1 हो जाएगी ना इस वाले टी की पावर। अब दोनों टी टी हैं तो बेसिस आर सेम, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या बनेगा? एल टी -2। यानी कि एक्सेलरेशन, अब ज़रा समझिएगा, एक्सेलरेशन हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है जो लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है। क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक जैसी क्वांटिटीज हैं? भले आपको एक्सेलरेशन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप डायमेंशनल एनालिसिस से देखकर ही बता सकते हो कि ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं। कैसे? वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो लेंथ अपॉन टाइम है, या L इंटू टी इनवर्स है, या टी की पावर -1 है। एक्सेलरेशन एक ऐसी ड्राइव क्वांटिटी है जो L इंटू टी की पावर -2 है। तो एक जैसी कैसे हो गई? पॉइंट समझ आ रही है? ये डायमेंशन का फ़ायदा होता है। डायमेंशन आपके पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को बताता है। क्वालिटेटिव नेचर को बताता है कि आया ये जो बेस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हैं वो बेस क्वांटिटी एक जैसी है या अलग अलग है। एक ड्राइव क्वांटिटी है, ये भी लेंथ टाइम पे डिपेंड कर रही है, ये भी लेंथ टाइम पे डिपेंड कर रही है, लेकिन क्या दोनों एक जितना डिपेंड कर रही हैं? नहीं, ये अलग कर रही है, वो अलग कर रही है। ये एल टी इनवर्स है, एल टी पावर -1, ये एल टी पावर -2 है। अभी तो हमने बहुत कुछ सीखना है फिलहाल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन से मुराद है ड्राइव क्वांटिटीज़ का एक्सप्रेस किया जाना इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। और हमारे पास ये जनाब होती है डायमेंशन। डायमेंशन पे सबसे पहले जो हमारे पास काम किया वो किया था जनाब जोसेफ फोरियर ने। आप में से जितने लोग आगे मेरी तरह इंजीनियरिंग करेंगे वो इन साहब को बहुत पढ़ेंगे। फोरियर का इंजीनियरिंग में बहुत काम है, फोरियर सीरीज़, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये था जनाब डायमेंशंस। डायमेंशन डिफाइंस द फिजिकल नेचर ऑफ अ क्वांटिटी, या हम कह सकते हैं कि ड्राइव क्वांटिटी जो है उनको आप डायमेंशंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, ठीक हो गया जनाब। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ देयर बेस क्वांटिटीज़, और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या हो रहा है? डायमेंशंस हो रहे हैं। अब ज़रा समझते हैं इसमें से सवाल कैसे कैसे बनता है, क्या क्या कुछ होता है, अब देख लेना, ठीक है। अब जो हमारे जहन में एक होता है ना कि कैसे कैसे सवाल आएंगे सर, अब सवालों पे जंप मारना शुरू करते हैं और हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो मीनवाइल खुद ही साथ साथ बनता जाएगा। सबसे पहले तो भाई ये देख लो, जैसे हमारे पास एक बेस यूनिट्स होते हैं ना और एक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। बेस हमारे पास कौन कौन सा था? एक हमारे पास लेंथ था, एक हमारे पास मास है, एक हमारे पास टाइम है, एक हमारे पास जनाबे वाला ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, एक हमारे पास टेम्परेचर है, एक हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और क्या जनाब, एक हमारे पास करंट है। यही हो गए 7 फंडामेंटल। हर फंडामेंटल क्वांटिटी की अपनी डायमेंशन होती है। अब यहाँ पे पहले ना एक ये मिथ क्लियर कर लेना चाहिए। जब मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ ना, मैं साथ साथ आपको वो कॉमन मिसकंसेप्शंस बताता जाऊँगा जो अमूमन स्टूडेंट्स के दरमियान में होते हैं, ठीक है। तो पहली मिथ देखो, अभी समझ में आ जाएगी। लेंथ के लिए हम डायमेंशन यूज़ करेंगे कैपिटल L, मास के लिए कैपिटल M, टाइम के लिए कैपिटल T, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैपिटल J, टेम्परेचर के लिए थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए N, करंट के लिए I। अब अमूमी तौर पे जब आप इसको पढ़ोगे ना किसी कोचिंग सेंटर वगैरह में, तो आपके जो टीचर हैं वो कॉमनली आपको ये डायमेंशन बताएंगे सिर्फ कि आपके पास जो कॉमन डायमेंशन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, M, L और T। वो अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं। वजह यह है कि अक्सर यही यूज़ होती हैं। ये 4 बहुत कम इस्तेमाल होती हैं लेकिन होती हैं, ठीक है। जो आपको ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ ना, उसमें KPK की टेक्स्ट बुक अवेलेबल है जो कि फेडरल बोर्ड में भी फॉलो होती है, तो उसमें आपको ये सब कंटेंट लिखा मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो हम इसके भी सवाल भी देखेंगे, और वो सवाल सिंध बोर्ड में भी आया हुआ है और पंजाब बोर्ड में भी आया हुआ है, तो पता होना चाहिए इसका मतलब है, ठीक है। अब देखो,
जब आप देखोगे तो टेम्परेचर के लिए ना हम लोग कभी कभार के भी यूज़ करते हैं, थीटा भी यूज़ करते हैं, के भी यूज़ करते हैं। इसी तरह करंट के लिए हम लोग कभी कभार ए भी यूज़ करते हैं, हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो टेम्परेचर के लिए थीटा भी होता है, के भी होता है। हमारे यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस थीटा को दी जाती है, इसलिए मैंने पहले वो लिखा। करंट के लिए आई को प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए मैंने पहले वो लिखा। एग्जामिनर अगर आपको बोल दे कि भाई करंट का डायमेंशन के लेना है तो वो ए लेना है तो वो ले लेंगे भाई। एग्जामिनर तो जंगल का बादशाह है ना, उसकी मर्जी, वो जो बोले हम वो ले लेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब समझते हैं ज़रा डायमेंशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन कौन सी डायमेंशन हमारे पास आ सकती हैं या आती हैं, देखो। चलो, सबसे पहले वही जो हमने अभी वेलोसिटी की मालूम की थी, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डायमेंशन एनालिसिस करने का तरीका ये होता है कि आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लोगे v को, और अब जो s की डायमेंशन है ना वो पूरी मार्क, डिस्टेंस s क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या है जनाब l, t क्या है, टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या है t। तो जब ये t नीचे से ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, t इनवर्स बन जाएगा। ये हो गई डायमेंशन वेलोसिटी की। इसी तरह से अगर मुझे एक्सेलरेशन की निकालनी है, अभी निकाली थी ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, आपने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपको वेलोसिटी की डायमेंशन डायरेक्टली पता है, एल टी पावर -1 अपॉन टी, ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, एल टी -2, ये ए की डायमेंशन हो गई। इसी तरह से लेट से मुझे फोर्स की डायमेंशन निकालनी है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m इंटू ए, ठीक है, और m की डायमेंशन क्या है, ये f की डायमेंशन निकाल रहे हैं, m की डायमेंशन क्या है, कैपिटल M। एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2, तो क्या बन गया जनाब, ये बन गया MLT-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो वही जो मैं स्टार्ट में बता रहा था, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू होता क्या है कि आपकी जो ड्राइव क्वांटिटी है, इससे ये पता चल जाएगा ये ड्राइव क्वांटिटी कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। सेट है, आगे देखते हैं ज़रा। अब अगर मुझे वर्क डन की डायमेंशन निकालनी है, वर्क डन की डायमेंशन क्या है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जनाब वर्क डन की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ डी, एफ का डायमेंशन अभी निकाला था MLT-2, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कुछ भी कह सकते हो। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, L, तो क्या बन जाएगा ML²T-, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। ठीक हो गया जनाब, ये हमारे पास डायमेंशन हो गया किसका, वर्क डन का डायमेंशन हो गया। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए मिसाल के तौर पे एरिया की डायमेंशन निकालिए, ठीक है, कॉपी कर लो, मिटाने जा रहे हैं, 1 2 और 3, ठीक है। चलो, अब अगर आपको बोला जाए, ये सारी डायमेंशन जो है ना पास पेपर के अंदर डिफरेंट MCQs वगैरह में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। अगर आपको कहा जाए मिसाल के तौर पे यू आर सपोज टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब देखो, लेंथ एक किस्म की मतलब लेंथ होती है ना, ब्रेथ भी लेंथ होती है। क्यों, देखो भाई, अगर ये कमरा है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है तो तीनों ही लेंथ ना, ये एक तरह की लेंथ है, ये एक और तरह की लेंथ है, और ये एक और तरह की लेंथ है, ठीक है। तो इसकी भी डायमेंशन L, इसकी भी डायमेंशन L, तो क्या बन जाएगा जनाब, ये बन जाएगा L²। ये किसकी डायमेंशन है, एरिया की डायमेंशन हो गई। इसी तरह आपको बोले वॉल्यूम की डायमेंशन, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वही है L इंटू L इंटू L, यानी कि पहली लेंथ, दूसरी लेंथ, तीसरी लेंथ, क्या बन गई जनाब, L3। अच्छा, मैं अगर स्क्वायर ब्रैकेट ना भी लगाऊँ ना, आपने जब पेपर में सॉल्व करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना भाई, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है। चलो आगे देखो, अब ज़रा ये भी हो गया। अब ज़रा देखते हैं और कुछ देख लेते हैं, प्रेशर की देखते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या थी, MLT-2, एरिया की डायमेंशन L², सही है। एक L से एक L क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये वाला L जब ऊपर जाएगा तो M इंटू L की पावर -1, T की पावर -2, ठीक है जनाब। ये डायमेंशन किसकी हो गई, प्रेशर की। अब यहाँ पे ज़रा एक और चीज़ सीखो पहले,
हम डायमेंशन फॉर्मूले की मदद से तो निकाल ही रहे हैं, हम डायमेंशन यूनिट की मदद से भी निकाल सकते हैं। कैसे, समझते हैं अभी ज़रा। जो आपके पास प्रेशर होता है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है न्यूटन किसके लिए जनाब? फोर्स के लिए है। मीटर स्क्वायर किसके लिए होता है? एरिया के लिए होता है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? MLT-2। एरिया की डायमेंशन क्या है? L स्क्वायर। एक L से एक L चला गया, M इंटू L की पावर -1 इंटू T की पावर -2। बात वही हो गई, वही आ गया। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन क्या आप यूनिट से निकालना सीखो। वजह यह है, देखो प्रेशर का यूनिट आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बजाय अगर आपको पास्कल याद हुआ, पास्कल भी तो प्रेशर का यूनिट है, आपको क्या पता पास्कल क्या होता है आगे, तो आपको अगर यूनिट से निकालनी है तो फिर आपको ठीक वाले यूनिट याद होने चाहिए। जैसे ये जो वर्क डन का कॉमन यूनिट बच्चों को याद होता है वो होता है जूल। आप जूल से ये नहीं निकाल सकते, आपको इसका यूनिट याद होना चाहिए न्यूटन मीटर। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन ये जूल जो है ना, ये एक ऑनररी यूनिट है। ऑनररी यूनिट से ये मुराद होती है कि आप किसी साइंसदान के नाम पे एक ऑनर के तौर पे उसको दे देते हो। अब ये बेसिक यूनिट थोड़ी है, बेसिक यूनिट तो ये है, आपने इसको ऑनररी ये कर दिया। जैसे फोर्स का मशहूर तरीन यूनिट क्या है? न्यूटन। ये ऑनररी यूनिट है, सर आइजैक न्यूटन के नाम पे दिया हुआ है। अब एक्चुअल यूनिट तो यहाँ से निकलेगा। एक्चुअल यूनिट क्या है इसका? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद है, आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। किलोग्राम क्या होता है? मास। मीटर क्या है? लेंथ। सेकंड स्क्वायर, एक सेकंड का मतलब हो गया टाइम, सेकंड स्क्वायर का मतलब हो गया टी स्क्वायर। टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? MLT की पावर -2। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये यूनिट आपको एक्चुअल वाला याद होना चाहिए। अगर आपको एक्चुअल यूनिट याद नहीं है तो आप इसमें फंसे रहोगे, हमेशा मसले में रहोगे। एक बात तो ये लिख लेना। दूसरी बात, अब ये देखिए ज़रा, ये जो लिखा हुआ है ना L स्क्वायर, यहाँ पे अब चीज़ सीखो ज़रा एक। अगर मेरे पास किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 आ जाए, ये नज़र आ रहा है ना, अगर मेरे पास किसी भी चीज़ पे पावर 0 आ जाए ना भाई साहब, उसका मतलब होता है 1। ये जो L स्क्वायर लिखा हुआ है, हमें पता चल गया एरिया का डायमेंशन क्या है? L स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, M की पावर 0 L स्क्वायर इंटू T की पावर 0। हाँ या ना? M पावर 0 मतलब 1, T पावर 0 मतलब 1। ये L स्क्वायर ही लिखा हुआ है, बस एक अलग तरह से। ये L स्क्वायर ही लिखा है, बस एक अलग तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह से ये देखो, वेलोसिटी का क्या था? LT-1। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, M पावर 0 L पावर 1। देखो L पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब पावर क्या है? 1। T पावर -1। देखो ये फ़र्क समझ लेना ज़रा। अगर Y लिखा हुआ है ना और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पावर क्या है? 1। ये Y खुद, ये पूरी चीज़ 1 के बराबर कोई लाजमी नहीं है, लेकिन अगर किसी भी चीज़ पे पावर 0 है तो अल्टीमेटली वो क्या है? 1। भले वो कोई भी चीज़ हो, मतलब एक चीज़ है X Y Z, ओवरऑल पावर 0 आ गई तो इसका मतलब ये क्या है? 1 के बराबर है। समझ आ गया? अगर सिंपल ऐसे X लिखा हुआ है, ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पावर क्या है? वहाँ पावर 1 है। ये दो अलग अलग चीज़ें। इसी तरीके से जो एक्सेलरेशन है LT-2, इसे मैं लिख सकता हूँ M पावर 0 L पावर 1 T पावर -2। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अब अक्सर एग्जामिनर ऐसे पूछता है, बच्चा बोलता है सर आपने तो बताया था एक्सेलरेशन LT-2 है। भाई ये देख, M पावर 0 का मतलब क्या हुआ? ये 1 हो गया, बाकी तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है। अब एक दो चीज़ों की डायमेंशन ज़रा और देख लेते हैं। चलो अब देखो जरा, आपके पास लेंथ है, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास रेडियस है, आपके पास ब्रेथ है, आपके पास हाइट है। क्या मैं कह सकता हूँ ये सारी वन डायमेंशनल लेंथ्स हैं? वन डायमेंशनल लेंथ से क्या मुराद होती है? इन सब का यूनिट मीटर हो सकता है, लेंथ का यूनिट मीटर हो सकता है। देखो एरिया का यूनिट मीटर नहीं हो सकता, एरिया का यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल लेंथ है, वॉल्यूम
3 डायमेंशनल लेंथ है, समझ आ रही है? मतलब इस वाइट बोर्ड का एरिया कैलकुलेट होगा जिसमें एक ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ये लेंथ आएगी, सेट है? लेकिन ये वाली लेंथ 1 डायमेंशन की है, ये वाली लेंथ 1 डायमेंशन की है, ये जो दरमियान का एरिया है ये 2 डायमेंशनल लेंथ है। तो मेरे बात लिख लेना, ये सारी की सारी लेंथ क्या मैं कह सकता हूँ 1 डायमेंशनल लेंथ है। हर वो लेंथ जिसका यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, फिट, इंच हो सकता है वो सब 1 डायमेंशनल लेंथ है। तो ये जो भी होगी भाई, इन सब की डायमेंशन क्या काउंट होगी? एल ही काउंट होगी सबकी डायमेंशन। बेसिक बात हो गई, ठीक है? अच्छा, अब ज़रा वर्क डन की अभी हमने डायमेंशन निकाली थी ना, एक बार दोबारा निकालते हैं। देखो ज़रा, वर्क डन की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस 2, यही होती है ना जनाब? स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है? डी की डायमेंशन क्या है? एल, मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बनता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यही बनता है। अब ज़रा टॉर्क की डायमेंशन निकालो। आपने टॉर्क का फॉर्मूला तो याद होगा ना? टॉर्क क्या होता है? एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वही है ना? फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, डी की डायमेंशन एल, क्या बन गया जनाब? ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। डायमेंशन कैसी आ रही है? दोनों की सेम आ रही है। टॉर्क और वर्क डन की डायमेंशन आपस में कैसी आ रही है भाई साहब? सेम आ रही है। तो अपने पास नोट कर लेना, वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके यूनिट सेम हैं उनकी डायमेंशन भी सेम आती है। अभी स्टार्ट में बताया था मैंने आपको, डायमेंशन का काम होता है फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को बताना, कि वो कौन कौन सी बेस क्वांटिटी से ड्राइव हुआ है, कौन कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है। तो वर्क डन जिन बेस क्वांटिटीज से मिलकर बना है, या वर्क डन जिन फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बना है, टॉर्क भी उन्हीं से मिलकर बना है। वर्क डन और टॉर्क खुदा ना खास्ता दो एक जैसी क्वांटिटीज नहीं है। वर्क डन अलग है, टॉर्क अलग चीज़ है। वर्क डन काम कितना हुआ, टॉर्क रोटेशन कितना प्रोड्यूस हुआ फोर्स की वजह से, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन आपके पास क्वालिटेटिवली या जो इनकी यूनिट्स हैं वो कैसी हैं? एक जैसी हैं। तो अल्टीमेटली इनकी डायमेंशन भी कैसी आ रही है जनाब? एक जैसी आ रही है, बिल्कुल वैसे ही। लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस, ब्रेथ, हाइट, अलग अलग चीज़ें हैं ना भाई। डिस्प्लेसमेंट कुछ और होता है, डिस्टेंस कुछ और होता है। हाइट, ब्रेथ, लेंथ या लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, सब अलग अलग लेंथ्स हैं। लेकिन चूंकि सारी 1 डायमेंशनल लेंथ है, सबकी यूनिट एक जैसी है, तो सबकी डायमेंशन भी क्या है? एक जैसी है। ये मतलब इतनी दफ़ा ये एमसीक्यू पूछा गया है कि वर्क डन, अच्छा एक चीज़ मैं फिर रिपीट कर दूं, वर्क डन और टॉर्क एक बराबर फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं हैं। वर्क डन एंड टॉर्क आर नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटीज़। मैंने कहा कि इनका डायमेंशन सेम है, सेम डायमेंशन। क्यों? क्योंकि इनका यूनिट सेम होता है। वर्क डन का यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन मीटर। इसलिए इनका डायमेंशन सेम आ रहा है। लेकिन ये दोनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, पढ़ेंगे आगे। वर्क, पावर, एनर्जी पूरा चैप्टर है, टॉर्क का पूरा चैप्टर है, रोटेशन के अंदर आएगा, ठीक है? तो ये हो गया। एक और भी हमारे पास होता है आपने एक चीज़ होती है एंगुलर मोमेंटम। ये है जनाब एंगुलर मोमेंटम, L इक्वल्स एम वी आर, L इक्वल्स एम वी आर, ये होता है जनाब एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? वैसे एक्चुअल फॉर्मूला इसका एम वी आर साइन थीटा होता है। मैं साइन थीटा नहीं लिख रहा क्योंकि साइन थीटा की डायमेंशन 1 होती है। क्यों होती है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ज़रा एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन निकालना। एम से मुराद मास। अभी आपको ये जानना ही नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मैं सिर्फ डायमेंशन निकालना सिखा रहा हूँ। एम से मुराद मास, वी से मुराद वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? एल टी पावर -1 अभी निकाली थी ना। आर क्या है? आर है रेडियस, डिस्टेंस, कोई भी चीज़ कह दो आप, ठीक है? क्या है उसकी डायमेंशन? एल। क्या बनता है ये? एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, यही बनता है ना? ये बनता है, ये एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है? अब हमारे पास एक चीज़ होता है E इक्वल्स एच इंटू एफ। ई से मुराद एनर्जी है, एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी है, एच से मुराद क्या है जनाब? एच से मुराद होता है प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है? शायद आपने बचपन में कभी ये इक्वेशन पढ़ी होगी जिसमें ये प्लांक्स कांस्टेंट आ रहा होता है। खैर, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है? यहाँ भी एक और मिथ आएगी थोड़ी देर में। पहले ज़रा फ्रीक्वेंसी देखो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है? 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जब ये अब डायमेंशन क्या बन जाएगा? तो 1/t, ये डायमेंशन भी t, भाई टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टाइम ही तो होता है।
जब ये टी ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स हो गया, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो गया, टी इनवर्स। ये जो एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन मालूम करना है। चलो किसी एनर्जी का फॉर्मूला याद आ रहा हो ना, किसी भी एनर्जी का, मुझे एक एनर्जी का फॉर्मूला याद आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, 1 हो गई डायमेंशन। एम मास है, वी वेलोसिटी, एल टी की पावर -1, ऊपर स्क्वायर आ रहा है। जब देखो वी क्या है, एल टी पावर -1, ऊपर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर दोनों पे उतरेगा तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब यहाँ लाके पुट कर दो, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इक्वल्स एच, फ्रीक्वेंसी क्या है, टी पावर -1। ये टी पावर -1 जनाबे वाला यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी पावर -2 डिवाइडेड बाई टी पावर -1। भाई ये -1 यहाँ से यहाँ आएगा तो +1 नहीं हो जाएगा। ये तब होता है जब इक्वल टू के एक तरफ आप चीज़ को नीचे से ऊपर लेके जाओ या ऊपर से नीचे लेके आओ। ये अभी इक्वल टू के दूसरी तरफ था तो ये मल्टीप्लायर होता है, इधर आके सिंपल क्या हो गया, डिवाइड हो गया बस। हाँ, इसको इधर ही इससे, ये न्यूमरेटर में था, इधर ही डिनोमिनेटर में करता तो पावर चेंज हो जाती। अब जब ये ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 तो पहले से था, टी पावर +1 हो गया। बेसिस आर सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, एम एल स्क्वायर -2 + 1 कितना होता है, -1। ठीक है, ये डायमेंशन देखो, ये डायमेंशन देखो कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो अपने नोट्स बनाते हुए लिख लेना, क्या, प्लांक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो भी कैसी आती है, सेम आती है। ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन आती है जनाबे वाला, वो भी कैसी आती है, सेम आती है। अभी बहुत कुछ इसमें हमने सीखते हुए जाना है, ठीक है, परेशान नहीं हो। चलो भाई आगे देखो अब ज़रा। इसी तरह से अगर मैं आपको कुछ और डायमेंशंस निकालने के लिए दूं, जो कि हमारे पास पेपर्स में बेतहाशा बार आई हुई हैं, उनको भी ज़रा समझ लीजिए। ठीक है, चलो देखो ज़रा। अब हमारे पास लेट से मुझे मोमेंटम की डायमेंशन निकालनी है। सर वो कौन सा मोमेंटम था जो भी पढ़ा था, वो एंगुलर मोमेंटम था। ये कौन सा है, लीनियर मोमेंटम है। ठीक है सर, क्या फ़र्क होता है दोनों में, भाई अभी फ़र्क जानना ही नहीं है। ठीक है, अभी हम मोमेंटम पढ़ ही नहीं रहे, जब पढ़ेंगे तो आपको फ़र्क भी समझ में आ जाएगा, सब पता चल जाएगा। ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अगर मुझे मोमेंटम की डायमेंशन निकालनी है, मास m v एल टी -1 हो गया डायमेंशन, सेट हो गया ना सीन, एम एल टी -1 आ गया डायमेंशन मोमेंटम की। इसी तरह अगर मुझे पावर की डायमेंशन निकालनी है, पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, या पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है। सर ये सारे फॉर्मूले तो आप खुद ही लिख रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? क्या आप अभी सिर्फ क्लास 11 का पेपर देने जाओगे तो आपसे सिर्फ चैप्टर 1 पूछेगा वो? नहीं ना, सही है, पूरे चैप्टर पढ़ चुके होंगे हम लोग, तो सारे फॉर्मूले आते होंगे आपको। कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जो आपको नहीं आता होगा तो वो लिख के देगा, टेंशन क्या लेते हो? ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये आ गया इधर, अब देखो इधर वर्क डन की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी, क्या थी, F इंटू डी एम एल स्क्वायर टी -2, यही आ रही थी, यही आ रही थी। अब इसमें पुट कर दो भाई, एम एल स्क्वायर टी -2 अपॉन में क्या आ गया, टी आ गया, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -2 पहले से था, ये टी ऊपर गया तो टी की पावर -1, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 इज द डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक हो गया जनाबे वाला। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कहानियाँ थी जो हमने सीख ली अच्छे तरीके से। ठीक है, पावर ज़ीरो के कॉन्सेप्ट में भी रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब अगर यहाँ आपसे पूछूँ ना m की पावर क्या है, तो भैया ज़ीरो नहीं है, m की पावर यहाँ 1 है क्योंकि m लिखा हुआ है। हाँ, अगर यही मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये ऐसे होता ना, एल स्क्वायर टी -3, मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं, ऐसा होता तो आप बोलते भाई यहाँ m की पावर क्या है, अब 0 है, अगर m ना लिखा होता तो। लेकिन अभी तो m लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पावर क्या है, अभी 1 है। ठीक है जनाब, चलो आगे देखो अब ज़रा। अच्छा भाई, अब यहाँ पे आती है मिथ नंबर 2। एक बहुत कॉमन मिथ है, बच्चे अक्सर आके इसका इजहार भी करते हैं क्लास के अंदर।
कांस्टेंट्स की कोई डायमेंशन नहीं होती है। देखो भाई ऐसा नहीं है, आपके पास कांस्टेंट्स ना दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, ठीक है। न्यूमेरिक कांस्टेंट से क्या मुराद है? न्यूमेरिक कांस्टेंट से मुराद ये है, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स जैसे 1 2 जो नंबर्स हैं आपके, पाई 3.142, इसी तरह एक्सपोनेंट ये 2.1 समथिंग है, आपकी किताब कैलकुलेटर में भी होगा एक्सपोनेंशियल। ये सारे के सारे जो है ना जनाब, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं, दे आर डायमेंशनलेस। इनकी डायमेंशन 1 है, 1 अपॉन, जैसे मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था ना, हाफ mv², तो मैंने उसके अंदर जो हाफ था उसकी डायमेंशन कंसीडर 1 की थी, वजह वो न्यूमेरिक कांस्टेंट था। ये कहलाते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। क्या कहलाते हैं? डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, इनकी डायमेंशन नहीं है। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जनाब डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। जितने भी न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं डायमेंशनल नहीं होते, सॉरी वो गलती से बोल दिया था, ठीक है। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। लेकिन ऐसे भी कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं जिनकी डायमेंशन होती है, और आपके पेपर में कई दफ़ा एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ बात। देखो, F इक्वल्स G(m1m2)/r²। ये वही मशहूर ज़माना फॉर्मूला है जिससे ये पूरी फिजिक्स की इब्तिदा होती है। वो आपने बच्चों ने कभी सुना होगा ना, न्यूटन दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, उसके सर पे सेब गिर गया, ठीक है, तो उसने वहाँ से ग्रेविटी डिस्कवर की थी। अक्सर जिनको फिजिक्स पसंद ही नहीं आती वो सोच रहे होते हैं सेब के दरख्त के नीचे क्यों बैठा था, मतलब कोई तरबूज वगैरह के दरख्त के नीचे बैठ गया था, कोई वाटरमेलन के दरख्त के नीचे, ठीक है। तो बहरहाल ये वो फार्मूला है हमारे पास। अब इसके अंदर ये जो कैपिटल जी है ना, ये कहलाता है जनाब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, और आपका एग्जामिनर आपसे इसकी डायमेंशन निकलवाएगा भी। पेपर में कई दफ़ा आई हुई है इसकी डायमेंशन निकालने के लिए। तो अगर मुझे कैपिटल जी का डायमेंशन निकालना हो तो बन जाएगा जनाब F(r²) डिवाइडेड बाई m1 × m2। भाई कुछ नहीं किया, इसे अकेला कर दिया, r² डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, m1 m2 मल्टीप्लाई होते रह के क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। f की डायमेंशन mLT-2 अभी सीखी निकालना, और r क्या है, रेडियस या डिस्टेंस। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, l, ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर, तो क्या बन गया l², अपॉन में m1 मास, मास की डायमेंशन m, m2 दूसरा मास, फिर से डायमेंशन m। अब एक m से एक m मर गया, ये नीचे वाला m जब ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1 ये ऊपर जाएगा, ये l के ऊपर पावर क्या है यहाँ पे 1, और l² क्या बन जाएगा जनाब l³ और t की पावर -2। सेट, सही किया है ना भाई, m⁻⁻1 l⁻1 l⁻2 तो l³ और t पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है जनाब। तो ये भी आपके पास एक किस्म का कांस्टेंट है, सही है। तो ये वाले जो कांस्टेंट है ना, ये वाले, ये कहलाते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। ये थे डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो आज के बाद क्या सीखा? ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाई कांस्टेंट की डायमेंशन होती ही नहीं है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट भी होता है, डायमेंशन वाला कांस्टेंट भी होता है। जितने न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं दे आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, जितने इनके अलावा कांस्टेंट्स हैं दे आर डायमेंशनल कांस्टेंट्स। जैसे अभी हम एक और सीखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, क्योंकि मुझे उस पर जाने से पहले एक चीज़ और पढ़ानी है। जो कूलम्स लॉ है ना, F इक्वल्स K Q1 Q2/r², जो K है वो भी डायमेंशन वाला कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन अभी ड्राइव करते हैं, ठीक है। चलो अब जरा आगे देखो। अब हमारे पास इसी तरह से एक होता है डायमेंशनल वेरिएबल्स, एक होते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। मतलब सर, मतलब ही समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आता है। देखो, वेलोसिटी पढ़ा अभी हमने, वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली थी LT⁻⁻1। ये जो वेलोसिटी है ना, ये कहलाती है डायमेंशनल वेरिएबल। जितनी ये भी डायमेंशन निकाली है ना, फोर्स का, वर्क का, पावर का, टॉर्क का, ये सब क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल्स। क्यों भाई? क्योंकि इनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, इसलिए दे आर डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था आपको, अगर कोई भी बॉडी दायरे में मूव करती है, मान लो पहले बॉडी यहाँ थी, अब बॉडी यहाँ आ गई, सेंटर पे एंगल बना रही है, इसको मैंने क्या कहा था? इसको मैंने कहा था 2 डायमेंशनल एंगल, रेडियन एंगल, प्लेन एंगल, सेंटर पे बनने वाला जो एंगल था। ये डायमेंशनलेस वेरिएबल है,
वेरिएबल है ना, कांस्टेंट तो नहीं है ये। भाई बॉडी यहाँ रुकने के बजाय यहाँ आ जाएगी तो थीटा का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, और आगे आ जाएगी और बड़ा हो जाएगा थीटा का वैल्यू। तो ये डायमेंशन लेस वेरिएबल है, इसकी डायमेंशन नहीं है, मैंने वहाँ लिखवाया भी था, तब हमें डायमेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं था पता, लेकिन अब तो बता रहे हैं ना ये डायमेंशन लेस वेरिएबल है। क्यों सर, ऐसा क्यों है? अब देखते हैं ज़रा। देखो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था S = R थीटा। अब अगर मैं थीटा का डायमेंशन निकालने जाऊँगा, देखो ज़रा, S क्या है? आर्क लेंथ, जो यहाँ पे बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया उसे हम क्या कहते हैं? S। तो जो आर्क लेंथ है वो बेसिकली लेंथ है ना, मीटर में होगा या मिलीमीटर में होगा या फिट में होगा या इंच में होगा। इसकी डायमेंशन क्या है? L। R क्या है? ये रेडियस L है, रेडियस R है बेसिकली, इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी? L। भैया आर्क लेंथ की डायमेंशन L, रेडियस की डायमेंशन L, L से L मर गया, क्या डायमेंशन बच रही है? 1। तो याद रखना, अपने पास नोट डाउन कर लेना, रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। अगर दो एक जैसी क्वांटिटीज, दो एक जैसी डायमेंशन वाली क्वांटिटीज, दो एक जैसे डायमेंशन वाली क्वांटिटीज का अगर रेशियो लिया जाएगा तो डायमेंशन लेस आएगा। डायमेंशन लेस क्यों आएगा? क्योंकि भाई ऊपर भी वही डायमेंशन है, नीचे भी वही डायमेंशन है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, और अल्टीमेटली आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा होगा। अभी मिसाल से समझते हैं और भी चीज़ों को, ठीक है? अभी और भी चीज़ें हमें समझ में आती जाएंगी। इसके अलावा सर बताएं कोई और, ये तो चले एक चीज़ थी ना, ये तुक्के में निकल आई होगी ठीक है, पहले अपने बात लिख लेना। जितने आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, देखो अब हमने देखा जो बेस यूनिट्स होती हैं, बेस यूनिट जितनी भी होती हैं उन सब की अपनी अपनी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। अभी पढ़ा हमने भाई 7 बेस यूनिट्स थी ना, सातों की अपनी अपनी डायमेंशन एग्जिस्ट कर रही थी। ड्राइव की यूनिट्स हमने ड्राइव यूनिट्स की हमने डायमेंशन निकालना सीख ली। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की डायमेंशन नहीं होती। क्यों? देखो एक तो मैंने अभी थीटा निकाल के बता दिया, S/R। सर वो एक 3 डायमेंशन एंगल भी तो आपने पढ़ाया था, उसका भी नहीं बताया आपने। चलो 3 डायमेंशनल एंगल देख लो। 3 डायमेंशनल एंगल जो था, जिसको मैंने ST रेडियंस कहा था, फॉर्मूला क्या था? एरिया/R²। याद है? मैंने कहा था एक बड़ा सा स्फेयर है, उसके सरफेस पे आपने एक पैच टुकड़ा कट किया, वहाँ से आपने उसके सेंटर पे लाइनें ड्रॉ करी, तो जो एंगल बन रहा होता था, याद है भाई? ये छत की मिसाल ली थी ना, ये पॉइंट है, ऐसे लाइनें आ रही हैं, लाइनें आ रही हैं, लाइनें आ रही हैं, मैंने ऐसे बना के भी दिखाया था, ये ऐसे लाइनें आके जमा हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे, अरे भैया ये जो एंगल हमारे पास है यहाँ पे, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये क्या था? ST रेडियन था। फॉर्मूला क्या था? जितना पैच है उसका एरिया डिवाइडेड बाय स्फीयर के जो रेडियस है उसका स्क्वायर। एरिया की डायमेंशन क्या होती है? L²। अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले। R क्या है? रेडियस, रेडियस के ऊपर क्या आ रहा है? स्क्वायर। तो रेडियस की डायमेंशन होती है L, ऊपर स्क्वायर आ गया, L² से L² मर गया, इस ये भी डायमेंशन लेस हो गया। इसी तरह से आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, याद है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा आपने, स्नेल्स लॉ भी पढ़ा होगा क्लास 10 में। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, या आपने ये पढ़ा होगा साइन एंगल I डिवाइडेड बाय साइन एंगल R। तो ये भी डायमेंशन लेस है। क्यों भाई? कैंसिल हो गया ना, साइन एंगल I से साइन एंगल R नहीं कटा, इसकी डायमेंशन से इसकी डायमेंशन कट गई, तो 1 हो गया ये भी। जब थीटा डायमेंशन लेस है तो आपके पास चाहे साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, चाहे टेंजेंट थीटा हो, ये सब की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यही वजह जो मैंने आपको पीछे एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था ना, एंगुलर मोमेंटम का एक्चुअल फॉर्मूला हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें, वो होता है MVR साइन थीटा। अब साइन थीटा का तो डायमेंशन ही क्या होता है? 1, तो इसलिए मैंने वहाँ लिखा ही नहीं था, ठीक है, कोई काम ही नहीं था उसका, ठीक है। और क्या होता है? एक और चीज़ आप पढ़ोगे, गामा। गामा है CP/CV। आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है क्या है, बस ये मैं बता रहा हूँ, ये भी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये भी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यानी कि जो ये है वो ये है, जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका। कैंसिलेशन करेंगे तो गामा आपके पास होता है करेक्शन फैक्टर। ये लिख लेना सब कुछ अपने पास, आज नहीं लेकिन कल जब सब कुछ पढ़ के वापस इसको रिवाइज करने आओगे तो ये सब पढ़ा होगा आपने, ये सब हमारे कोर्स का पार्ट है। करेक्शन फैक्टर, लेप्लासिस करेक्शन फैक्टर भी कहते हैं इसे। मोलर स्पेसिफिक हीट, ये चैप्टर 8 में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11 में। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डायमेंशन सेम हो जाएगी। ये हो गया जनाब, ये हमारे पास था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है।
इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं हम लोग। इसी तरह से हमारे पास एक चीज़ होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स म्यू आर, ये तो पढ़ा होगा क्लास 10 में भी। अब ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो बताता है कि आपका सरफेस कितना स्मूथ है या कितना रफ है। अगर निकालना है F अपॉन आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? भाई मैं ज़मीन पे खड़ा हुआ हूँ ना, मैं रुका हुआ क्यों नज़र आ रहा हूँ? मेरा वेट मुझे नीचे बुला रहा है, लेकिन जो ज़मीन का रिएक्शन है वो कहाँ पे? इन द अपर डायरेक्शन। तो मेरा वेट नीचे की तरफ, रिएक्शन ऊपर की तरफ, कैंसिल आउट हो रहा है इफेक्ट। तो ये भी फोर्स है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये भी क्या है? फोर्स है। फोर्स की डायमेंशन ऊपर भी MLT-2, नीचे भी MLT-2, MLT-2 से MLT-2 मर गया। तो जो म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी आपके पास कैसा हो गया जनाबे वाला? डायमेंशन लेस हो गया। इसी तरह से हमारे पास एक चीज़ होती है स्ट्रेन। भाई स्ट्रेस पढ़ा है ना? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो डायमेंशन प्रेशर का था ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, वही डायमेंशन स्ट्रेस का होगा। लिख लेना ये। हमने अभी तक किस किस का पढ़ लिया? वर्क डन, टॉर्क का डायमेंशन सेम, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम, स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशन सेम। फॉर्मूला ही एक जैसा है, प्रेशर का फॉर्मूला भी यही है, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी यही है भाई, ठीक है। इसी तरह से ये जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम था ना, P इक्वल्स mv, ये चीज़। और जो आपका इम्पल्स होता है, इम्पल्स क्या होता है? ये इम्पल्स होता है। देखो बच्चे, मुझे पता है अभी आपको ये नहीं पता होगा सर इम्पल्स क्या है, मोमेंटम क्या है, ये क्या, ये जानना नहीं है अभी, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं। ये सब आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। मोमेंटम का हमने अभी निकाला था MLT-1। देखो ये चीज़ होती है इम्पल्स, डेल्टा P इज इम्पल्स। ये क्या है जनाब? इम्पल्स, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? MLT-2। F की डायमेंशन क्या? MLT-2। टाइम की डायमेंशन क्या है? T। अब T की पावर +1, T पावर -2, क्या बनेगा? -2 + 1, यानी कि -1 बच गया। नज़र आ रहा है ना भाई साहब? MLT-1, बिल्कुल। तो मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशन सेम, स्ट्रेस और प्रेशर की डायमेंशन सेम, प्लांक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन सेम, वर्क डन और टॉर्क की डायमेंशन सेम। अब तो सेम डायमेंशन वाला पूछेगा तो आप ज़बरदस्त करके आ जाओगे इंशाल्लाह। अभी और भी बताते जाते हैं हमको सारी चीज़, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है? देखो भाई, हमारे पास ना स्ट्रेन बेसिकली क्या चीज़ होता है? आप कभी भी किसी, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, जूस का डब्बा पीते हैं, जब वो खाली हो जाता है क्या करते हैं? हवा भरते हैं, नीचे फेंकते हैं, एक ज़ोरदार टांग मारते हैं तो अल्टीमेटली वो फट जाता है धमाके से। ये जो आपने उस पर फोर्स अप्लाई करी, उसकी वजह से उसकी शक्ल क्या हो गई? डीफॉर्म हो गई। किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से उसकी शक्ल में कितना तब्दीली आई, उसकी जो मेजरमेंट होती है वो स्ट्रेन होती है। मेजरमेंट ऑफ डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला इस तरह से होता है, डेल्टा L अपॉन L0, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, या अगर वॉल्यूमेट्रिक चेंज आए तो डेल्टा V अपॉन V0, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अब देखो भाई, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? L, इनिशियल लेंथ की डायमेंशन भी क्या होगी? L, डायमेंशन लेस हो गया। वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम की डायमेंशन L3, भाई वॉल्यूम की डायमेंशन तो L3 है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अभी निकाली थी, इसकी भी क्या है? L3, फिर 1 हो गया। तो ये सब डायमेंशन लेस है। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसी तरह से ये लेप्लासिस करेक्शन फैक्टर या रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज या स्ट्रेन, दे ऑल आर डायमेंशन लेस। ये सब के सब हमारे पास क्या है जनाबे वाला? डायमेंशन लेस है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जनाब, एक दो चीज़ों की और डायमेंशन निकालना सीखते हैं एंड देन इवेंचुअली हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चे, मुझे पता है कि ये वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी लेंदी हो रही है, लेकिन अगर तो आप चाहते हो कि आप एक ही बार लेक्चर लो और इससे रेलिवेंट पास्ट 25 ईयर्स 30 ईयर्स के अंदर जितने MCQs आए हुए हैं इंजीनियरिंग के अंदर या मेडिकल के अंदर, जो MCQs आए हुए हैं वो आपको समझ में आ जाए, तो ये पूरा देखना ज़रूरी है, ठीक है। और किताब पढ़ो तो वो समझ में आ जाए, तो उसके लिए ये सब चीज़ें, ठीक है। हमने अभी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन तो निकाल ही ली थी ना। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है?
1/t, जब ये t ऊपर जाएगा तो t इनवर्स, ये डायमेंशन है। अगर मुझे ओमेगा की डायमेंशन निकालनी हो, ओमेगा का ये फॉर्मूला होता है v इक्वल्स आर ओमेगा, ये रिलेशन है। v आपके पास होती है जनाब लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, आर होता है रेडियस। मुझे पता है आपको इन चीज़ों का मतलब नहीं पता, वो जानना भी नहीं है अभी, ठीक है। अगर आपने ये मालूम करनी है, v वेलोसिटी क्या है LT-1, r क्या है लेंथ, l से l मर गया, क्या बना ये T⁻⁻1। तो फ्रीक्वेंसी और ओमेगा इन दोनों की डायमेंशन कैसी आ रही है, सेम आ रही है। अब ये जो ओमेगा होता है ना, ये जो ओमेगा होता है, ये ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, जैसे था ना लीनियर वेलोसिटी, ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन चूंकि फ्रीक्वेंसी जैसी आ रही है, इसलिए हम कहते हैं ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये भी एक पुराना MCQ आया हुआ है आपके पास पेपर के अंदर कि एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, क्योंकि डायमेंशन क्या है, सेम। वर्क और टॉर्क की सेम, तमाम एनर्जीज की और वर्क और टॉर्क की सेम। भाई एनर्जी की अभी निकाली थी ना, 12mv² क्या आ रही थी, m l² t-2, यही डायमेंशन वर्क डन की है, यही डायमेंशन टॉर्क की है। ये लिख लेना सब कुछ, वर्क डन, टॉर्क और तमाम एनर्जीज की डायमेंशन एक जैसी, फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन एक जैसी, प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन एक जैसी, ठीक है। इसी तरह एक और चीज़ होती है, इसको h कट कहते हैं, ये हमारे पास होता है डिराक कांस्टेंट। जैसे प्लांक एक बड़ा फिजिसिस्ट था, वैसे डिराक भी एक बड़ा फिजिसिस्ट था। इसका फॉर्मूला होता है h/2π। इसकी भी डायमेंशन निकालोगे वही h वाली आएगी ना भाई, 2π की तो डायमेंशन ही नहीं होती है। तो डिराक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन एक जैसी, स्ट्रेस और प्रेशर इनकी भी डायमेंशन एक जैसी। इसी तरह से एक चीज़ होती है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखो ज़रा, क्या स्ट्रेन की डायमेंशन होती है, अभी पढ़ा था नहीं होती, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वही डायमेंशन होगी जो किसकी होती है, स्ट्रेस, क्योंकि यूनिट सेम है। प्रेशर का यूनिट Nm/m², स्ट्रेस का यूनिट Nm/m²। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो है उसका भी यूनिट यही है, डायमेंशन सेम। यानी कि ये सारी डायमेंशन जो सेम थी वो हम पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी आपसे वो पूछे आपको पता चल जाए। इसी तरह जो फोर्स है, हमने अभी देखा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो, कोई और सी फोर्स हो, टेंशन हो, वेट हो, नॉर्मल रिएक्शन हो, किसी भी तरह की फोर्स हो, इनके अलावा भी कोई फोर्स हो ना, ब्रेकिंग फोर्स, एक्सेलरेटिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, जो भी फोर्स है सारी फोर्स का डायमेंशन एक जैसा है। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर एक ही खानदान से बिलोंग कर रही है तो अल्टीमेटली बच्चे उसका डायमेंशन हमेशा कैसा आएगा, एक जैसा आ रहा होगा। ठीक है जनाबे वाला, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आगे देखो ज़रा, एक दो और हमारे पास डायमेंशन है, उससे हमने एक दो कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेट करने हैं, देन हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस का जो बेसिक है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। अब हमने डायमेंशन मालूम कर रहे हैं देखो अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे पास Q = mc ΔT। इसमें ये होती है वो मोलर, ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे C क्या कहला रहा है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये मोलर वाली नहीं है, मोलर वाली दूसरी होती है, यहाँ n आएगा उसमें, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन निकालनी है, मसला ही नहीं है। C विल बी इक्वल टू Q/m ΔT। Q से क्या मुराद है, हीट एनर्जी। देखो अगर एग्जामिनर आपको ये देगा ना, जैसे ये 90s में एक बार क्वेश्चन आया, जब एग्जामिनर ने ये दिया तो उसने लिख के दिया Q से मुराद हीट एनर्जी, M से मुराद मास, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। परेशान नहीं होना, Q जो कि हीट एनर्जी है, किसी भी किस्म की एनर्जी की डायमेंशन वही होती है, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन वही है। M वही जो वर्क डन वाली थी, ठीक है, ml² T-2 अपॉन में M की डायमेंशन क्या है, M। टेम्परेचर की डायमेंशन क्या होती है, थीटा, केल्विन या K भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वरना थीटा। M से M चला गया, क्या बनता है ये L² T-2 और थीटा, और थीटा की पावर क्या हो जाएगी -1, क्योंकि थीटा नीचे +1 है, ऊपर जाके क्या होगा -1। अब देखो भाई यहाँ पे M नहीं लिखा हुआ,
m की पावर 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये आपके एक और पास पेपर का क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आप बेसिक डायमेंशन पढ़ के जाओगे ये किस तरह से करोगे, और ये आया हुआ है 90s में एक बार क्वेश्चन, ठीक है। m से m चला गया तो अल्टीमेटली l स्क्वायर टी पावर -2 ऊपर गया तो थीटा की पावर -1, ठीक है जनाब, ये था। अब देखो ज़रा एक दो डायमेंशन और मालूम करते हैं। अच्छा भाई, अगर मुझे चार्ज की डायमेंशन निकालनी हो, इस चार्ज की, I इक्वल्स क्यू अपॉन टी, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट, चार्ज, टाइम, क्या बनेगी जनाब? Q विल बी इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई टी। I की डायमेंशन को हम I ही लेते हैं, बाज़ लोग इसे A भी लेते हैं, लेकिन हमारे फेडरल बोर्ड के अंदर या हमारी किताब में इसे I लेते हैं, ठीक है। T एज इट इज आ जाएगा, तो I इंटू टी किसकी डायमेंशन आ गई? चार्ज की, सेट है। इसी तरह से अगर मुझे फॉर्मूला पता है, V का फॉर्मूला मुझे पता है W अपॉन Q, V का फॉर्मूला मुझे पता है कितना है? W अपॉन Q, ये फॉर्मूला है मेरे पास। अगर मुझे वोल्टेज की डायमेंशन निकालनी है तो वर्क डन के लिए क्या है, अभी पढ़ा था, ml स्क्वायर टी -2 अपॉन में चार्ज की डायमेंशन क्या है ये अभी? I इंटू टी। जब ये I इंटू टी ऊपर जाएगा तो ml स्क्वायर टी -2 एज इट इज आ गया। I ऊपर गया I की पावर -1, टी ऊपर गया टी की पावर -1। इनको एक साथ लिख लेंगे, क्या बनेगा? ml स्क्वायर टी पावर -3 I पावर -1। ये डायमेंशन किसकी है जनाब? वोल्टेज की है। ये करंट की है, ये वोल्टेज की हो गई। अब अगर मुझे रेजिस्टेंस की निकालनी है, ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वल्स आई आर, आर विल बी इक्वल टू V अपॉन आई। पुट करो, V की डायमेंशन क्या है? ml स्क्वायर टी पावर -3 I पावर -1 अपॉन में I आ गया। ये I की डायमेंशन तो I होती है, ऊपर जाएगा ये, तो ml स्क्वायर टी पावर -3 I पावर -1, और ये वाला I ऊपर गया तो I पावर -1, यानी कि क्या बना ये? ml स्क्वायर टी पावर -3 I पावर -2, ये बन जाएगा हमारे पास। ये किसकी आ गई जनाब? रेजिस्टेंस की। अब जो बंदा यहाँ पे A यूज़ कर रहा होगा, ml स्क्वायर टी पावर -3 और A की पावर -2, उसकी डायमेंशन हमारे पास बन जाएगी, ठीक है जनाब। अब देखो, इसी तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला है, R इक्वल्स रो इंटू एल अपॉन ए। ये जो रो है ना, ये कहलाती है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये सब आपके पास पेपर के क्वेश्चन हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर मुझे इस रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालनी हो तो रो विल बी इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, यही बनेगा। R की डायमेंशन ml स्क्वायर टी पावर -3 I पावर -2, यही है ना भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ए एरिया है एल स्क्वायर अपॉन में लेंथ, एक डायमेंशन, एक एल से एक एल चला गया, ये वाले एल मल्टीप्लाई कर दोगे क्या बनेगा? एम एल क्यूब, भाई एल स्क्वायर और एक एल क्या हो गया? एल क्यूब टी पावर -3 I पावर -2। यानी कि आपके पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो देखो कौन कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलके बनी है, इसको हमने विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन रिप्रेजेंट कर दिया हैगा, ठीक है जनाब। एम एल क्यूब टी पावर -3 और I की पावर -2। चलो भाई, अभी आपके सामने मजीद कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये आपने करने अक्सर क्वेश्चन इसमें से। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आप करोगे, इसमें आपने K का डायमेंशन निकालना है। करोगे वैसे ही R स्क्वायर वहाँ जाएगा, Q1 इंटू Q2 नीचे आ जाएगा, तो कूलम्स कांस्टेंट की डायमेंशन आप मालूम करोगे। ये हो जाएगा mlt -2, एल स्क्वायर वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1 की डायमेंशन I इंटू टी अभी निकालना सिखाई, आ जाएगा। ये जो I है ये कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फॉर्मूला m इंटू आर स्क्वायर, मास और डिस्टेंस ml स्क्वायर, सिंपल ml स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका हुक्स लॉ, फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट और डिस्टेंस, ये आपका थर्ड क्वेश्चन जो आपने करना है। इसी तरह ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, चेंज इन लेंथ, इनिशियल लेंथ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसी की निकालनी है। यहाँ पे इसको मालूम करना है, यहाँ पे इसकी मालूम करनी है, ठीक है। ये आपका चौथा क्वेश्चन, ये आपने करना है। इसकी सिंपल के इनवर्स आ रही होगी, क्योंकि ये और ये आप निकाल लेना, वो थीटा इनवर्स या के इनवर्स आ जाएगी, ठीक है। ये मैं करा रहा हूँ आपको, ये भी मैं करा रहा हूँ आपको, ये भी मैं करा रहा हूँ। ये देखो, इसमें भी आप करोगे, ये आपका 5वां क्वेश्चन है।
इसमें ये आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, इसको निकालोगे कैसे भाई? अल्फा सिंपल क्या हो जाएगा, a/r, LT-2, और ये L हो जाएगा, L से L मर जाएगा, ये बचेगा T-2, जिसको आप लिख सकते हो m⁻0 L⁻0 और T⁻²। तो जब आप ये वीडियो देखोगे ना तो भाई ये क्वेश्चंस करके मुझे बताना भी है कि हाँ हमने ये क्वेश्चन कर लिए और हमें अच्छे तरीके से ये सब क्लियर हो गए। ठीक है, मैं मजीद एक दो आपको निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि अभी भी अगर किसी की कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। PV = nRT में लेट से मुझे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की मालूम करनी है, तो R क्या हो जाएगा, PV/N×T हो जाएगा। P क्या है, प्रेशर, P क्या है, प्रेशर। प्रेशर के लिए क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की यहाँ चाहो तो अलग से निकाल के भी देख लो, mLT-2, यही था फोर्स के लिए। एरिया क्या है जनाब, एरिया है L², एक L से एक L चला गया, m×L⁻⁻1, ये वाला L नीचे तो ऊपर चला जाएगा, और T⁻², तो लिख दो यहाँ पे m×L⁻⁻1 T⁻²। V से मुराद है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था, L³ अपॉन में n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए कैपिटल N का सिंबल यूज़ करते हैं, बाज़ लोग MOL मोल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइम के लिए क्या है, सॉरी टाइम बोल रहा हूँ, ये टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखो भाई ऊपर क्या बन रहा है, 3 - 1 क्या हुआ जनाब, ये 2 भाई, +3 और -1 +2 आएगा, T-2 अपॉन N × थीटा mL² T⁻²। जब ये n ऊपर जाएगा तो n⁻⁻1 और थीटा की पावर -1। कई दफ़ा आपका एग्जामिनर ये भी कहता है कि अगर मैं 1 मोल के लिए बात कर रहा हूँ, कितने मोल के लिए, देखो अगर तो आपसे बोले ना कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन ये है, ये जो निकाला है। ठीक है, अगर आपको बोले कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस का मतलब है ये n का वैल्यू क्या हो गया, 1, और 1 की तो डायमेंशन नहीं होती, तो यहाँ से बस ये n ख़त्म हो जाएगा और यही आपके पास बन जाएगा mL² T-2 θ-1। ऐसा करता नहीं है वो, अगर करे तो ऐसा कर देंगे। ठीक है, ये 1 मोल के लिए ये था ये। इसी तरह आप ये देखो भाई साहब, ये हमारे पास, ये वैसे आप खुद निकाल सकते हो, चलो आप ही निकाल लेना, ये आपका छठा सवाल है। छठा सवाल है, ये आपकी एनर्जी है बेसिकली, एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन वर्क डन वाली होती है, mL² T-2। ये जो K है ना, ये K आपका कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहलाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वो ये थीटा, तो mL² T-2, थीटा अपॉन में आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो mL² T-2 और थीटा इन्वर्स हो जाएगा, और 3/2 तो वैसे ही न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इसका नहीं होगा। ठीक है, इस तरह निकालोगे इसको। ये जो है F = 6 π η/RV, F से मुराद फोर्स है, ये जो ईटा है इसमें इसकी निकालनी है। ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैं ही निकाल देता हूँ। चलो, ईटा विल बी इक्वल टू F/6 π और R और V। F क्या है, mLT-2 अपॉन में 6 π न्यूमेरिक कांस्टेंट है 1, R रेडियस है यानी कि L, V क्या है LT-1, एक L से एक L क्या हो गया, कैंसिल, ये L, ये वाला L जब ऊपर जाएगा mL-1 और ये T ऊपर जाएगा तो T+1 हो जाएगा, T-2 × T+1 हो गया। ये सॉल्व करेंगे तो mL-1 -2 + 1 कितना होता है, -1, यानी कि mL-1 और T-1। ठीक है जनाब, ये हमारे पास था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेसिकली होता क्या है वो सब पढ़ेंगे अभी हमने। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के पूरे लेक्चर में बेसिकली क्या सीखा, भाई साहब ये लाजमी करके मुझे बताना है। ठीक है, आज के पूरे लेक्चर में हमने ये सीखा कि हम लोग डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की डायमेंशन निकालने का क्या तरीका होता है और डायमेंशन इटसेल्फ होती क्या है। तो अगर मैं पूरी कहानी का लुब्बे लुबाब करूँ तो हमने ये सीखा कि आपके पास डायमेंशन क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने का नाम डायमेंशन है। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपकी है Q, इसको बेस क्वांटिटी की टर्म में, बेस क्वांटिटी बोले तो मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनकी टर्म में रिप्रेजेंट करने का नाम क्या है, ये हमारे पास कहलाता है
डायमेंशन, और पावर भी आ रही होती है अल्फ़ा, बीटा, गामा, और हमारे पास क्या है जनाब, डेल्टा, ईटा, टॉ। ठीक है, मतलब वैसे ही नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। ये आपके पास पूरी जो हमने लेक्चर पढ़ा है ना, ये उस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने का नाम क्या है, डायमेंशन है। और जाहिर है पावर भी आ रही होंगी, क्यों, अभी आपके सामने ही था, एक्सेलरेशन LT-2, वेलोसिटी LT-1, डिपेंड दोनों लेंथ और टाइम पे कर रही हैं, लेकिन पावर की में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो ये था जनाब हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस। अब अगर मैं इसको बिल्कुल कंक्लूड करूंगा तो मैं क्या कहूँगा, डायमेंशंस क्या होती हैं, पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ड्राइव यूनिट्स ऑफ अ क्वांटिटी। ये आपकी किताब के अल्फाज हैं एज इट इज। पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि आपके पास जो भी डिराइव क्वांटिटीज़ हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स में किस तरह से कितनी पावर पे रेस करके डिफाइन करना है, इस पूरे सिनारियो को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। वो 5-6 सवाल मैं खुद ही सॉल्व करा देता, लेकिन वीडियो की लेंथ और क्या हो जाती जनाब, बड़ी हो जाती। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, दिमाग के सारे ढक्कन खुल गए होंगे, और बहुत कुछ आपने ऐसा सीखा होगा जो आपने पहले नहीं सीखा था। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ाते रहो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।